यस हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। यस, वंस अगेन वेलकम टू सुरेंद्रा स्टडी सॉल्यूशन। आइए चलते हैं, आज की हमारी जो क्लास है काफी फ्रूटफुल रहने वाली है, जहां से क्वेश्चन आपको टीजीटी एसएसटी के अंदर काफी सारे एग्जाम्स में देखने को मिला होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री की 15th नंबर ये क्लास है, चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशंस, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं की हम बात करेंगे। एक पुरानी परंपराएं चलती आ रही थी, कुछ लोग आएंगे, एक्सप्लोर करेंगे चीजों को, नई नई चीजें खोज के बताएंगे और कहेंगे तुम जो ये आडंबर है वो खराब है, जैसे चर्च को लोग मानते थे। तो उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च होती है, वो बताएंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एक पुनर्जागरण, जो आपको पता चलेगा यूरोप में, इटली के यहाँ पर जो पुनर्जागरण शुरू हुआ, क्यों हुआ पुनर्जागरण, इटली में ही क्यों शुरू हुआ, किसी दूसरे कंट्री में क्यों नहीं हुआ। तो ये सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। तो रेनेसां पुनर्जागरण जानते ही होंगे आप इतना तो। ओके, आइए देखते हैं। और इसके बाद जो है एमसीक्यू हम कराते हैं चैप्टर के बाद में, तो 10 एमसीक्यू करेंगे और चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सुरेंद्र स्टडी सॉल्यूशन जो है एप्लीकेशन है, लॉन्च हो चुकी है गूगल प्ले स्टोर पे। जो आपके नियर एंड डियर है उनको बता दो, जो एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, काफी फ्रूटफुल कंटेंट रेडी है आपके लिए। स्मार्ट स्टडी विद इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ कंटेंट मिल रहा है। अब और भी अच्छे एफर्ट्स किए जाएंगे उस कंटेंट के साथ। तो जल्दी जल्दी, और जैसा कि आपको टाइम मिलता जा रहा है, एचटेट का आपको टाइम मिल गया है। जो बच्चे आपके नियर एंड डियर में एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, एचटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी टाइम है आपके पास। तो कोर्स को लेके बहुत जल्दी उस चीजों को कवर कर सकते हैं। जिस बच्चे ने पहले कहीं कोर्स ले रखा है, वो इस कोर्स को 15 दिन में खत्म कर देगा। जिसने कहीं से कोर्स नहीं ले रखा, वो 1 मंथ में क्लियर कर देगा। और अभी आप 1 मंथ तो टाइम है ही, फिर आगे आपका केवीएस आने वाला है, डी ट्रिपल एस भी है। तो हर जगह आपको फ्रूटफुल होने वाला है। ऑल टेट एग्जाम के लिए हमारा कोर्स काम कर रहा है। सोशल साइंस स्मार्ट बैच हमने रखा है, जिसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लासेस चलती हैं। वैलिडिटी 1 ईयर की है, ठीक है ना। वो टेक्निकल कुछ कम है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका 1 ईयर का ही वैलिडिटी रहेगा कोर्स लेने के बाद। ओके, यस हाँ जी। फिर उसी पे हमने पीडीएफ कोर्स भी बनाया है। 500 में, वो 1000 में था, ये 500 में। सेम बैच की जो ऑल टेट एग्जाम के लिए क्लास के जो नोट्स हैं यहाँ पे पढ़ाते हैं, वहीं पर आपकी उसकी पीडीएफ आपको बाद में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये दो कोर्स अभी तक ऐप पे लॉन्च है। आइए बात करते हैं जो हमारा चैप्टर है। अब होता है कि अभी 14वीं और 17वीं शताब्दी की बात करेंगे। हम क्या करेंगे, मतलब 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच की बात कर रहे हैं हम, सीधा सीधा क्वेश्चन है। 14वीं और 17वीं की शताब्दी के बीच के अंतर, यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ी। हाँ जी, गुड इवनिंग। ठीक है, तो 14वीं से 17वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के अनेक देशों की नगरों की बढ़ी, एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी। वही नगर बन रहे थे, लोग क्या कर रहे थे, गांव से निकलकर शहरों की तरफ जा रहे थे, शहर बस रहे थे। और ये ट्रेंड आप भी जानते हैं। भाई गांव से लोग अभी भी है ना शहर की तरफ जाते हैं। जो लोग गांव से होते हैं, आज भी आप देखो उनको थोड़ा सा गंवार माना जाता है ना, ये अगर विलेजर है, गांव से है, ये अपने आप को एक सभ्य पुरुष मानते हैं, समाज मानते हैं। चाहे वो बड़े छोटे का आदर करना ना आता हो इनको, लेकिन ये मानते हैं कि होता है, ऐसा एटीट्यूड है कि आप अर्बन एरिया में रह रहे हैं तो आप सभ्य हैं, सिविलाइज्ड हैं, और रूरल एरिया में रह रहे हैं आप सिविलाइज्ड नहीं है। हो सकता है गांव में रहने वाले को रीति रिवाज का, बड़े छोटे का आदर सम्मान का, अतिथि देवो भव, है ना, कैसे अतिथि आ रहे हैं, कैसे उनका आदर सत्कार करना है, तो हो सकता है इस वाले को ज्यादा पता हो। लेकिन इस वाले को क्या अपना एटीट्यूड है, तो ये एटीट्यूड बना रहता है। और इसी एटीट्यूड के चक्कर में लोग क्या करते हैं, गांव को छोड़ के कहाँ शिफ्ट होते हैं, शहर की तरफ, कि वे अच्छी सोसाइटी में जाएंगे। तो यही कहानी हुई 14वीं शताब्दी से 17वीं, जिस जो यूरोप के अंदर 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के अंदर बहुत सारे जो है गांव से शहर बनना शुरू हुए, शहर विकसित हुए, ठीक है। उन्होंने शुरुआत की। तो आज आप पॉपुलेशन जब चैप्टर पढ़ते देखते हैं, जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पर अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी, जो रूरल पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी वो अनडेवलप्ड कंट्री है, जैसे बांग्लादेश हो गया। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, अब शहरों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो लंदन, यूके, पूरा का पूरा क्या शहरों में रहता है, तो इसका मतलब डेवलपमेंट को भी इंगित करता है, थोड़ा सा तो डेवलपमेंट जरूर देखने को मिलता है। तो यही कहानी हुई, शहर बहुत ज्यादा बने, लोगों में एटीट्यूड आया, नगरीय संस्कृति का विकास हुआ। इसी पे आधारित ये क्वेश्चन बनेगा। नगर के लोग अब यह सोचने लगे थे कि वे गांव के लोगों से अधिक सभ्य हैं। नगर, खासकर जो कौन कौन से नगर निकल कर आए थे, फ्लोरेंस, वेनिस और जो है और रोम, ये जो सिटी है बड़े अच्छे उभर कर आए सामने, कला और विद्या के केंद्र बन गए थे ये, ठीक है। नगरों को राजाओं और चर्च से थोड़ी बहुत स्वायत्तता मिली थी, और नगर कला और ज्ञान के केंद्र बन गए थे। अमीर और अभिजात वर्ग के लोग कलाकारों और लेखकों के आश्रयदाता थे। इसी समय मुद्रण के आविष्कार से अनेक लोगों को, चाहे वह दूर दराज नगरों में, देशों में रह रहे हो,
छपी हुई पुस्तकें उपलब्ध होने लगी। अब भाई इसका मतलब वो नॉलेज एक्सप्लोर होने लग गया, नॉलेज फैलने लग गया। हाँ जी रूमा, गुड इवनिंग। यस। हाँ जी, क्लासेस काफी टाइम बाद हुई है। लोक कलाओं और लेखकों के आश्रयदाता थे। इसी समय मुद्रण के आविष्कार से अनेक लोगों को, चाहे वह दूर दराज नगरों या देश में रह रहे हो, छुपी हुई पुस्तकें, जो सॉरी छपी हुई पुस्तकों का उपलब्ध होने लग गई। इसका मतलब लोग अवेयर होने लग गए। अभी 14th सेंचुरी 17th सेंचुरी के बीच कहानी हुई, काफी सारे जो कल्चर, अर्बन कल्चर निकल कर आया और फ्लोरेंस, वेनिस, रोम जैसे कंट्री बने। अब यूरोप के अंदर आधुनिक विश्व, अगर हम बात करें यूरोप के इतिहास में विकसित होने वाली लगी, और लोग अपने आधुनिक विश्व की तुलना में रोम यूनानी प्रचार पर जो है प्राचीन दुनिया से करने लग गए। तो यूनानी यूरोप में जो है ना, भाई पहले क्या था, भाई तुम क्या करते थे, हम आधुनिक जीवन जी रहे हैं, आधुनिक विश्व को प्राचीन दुनिया से कंपैरिजन करने लग गए लोग। अब यह माना जाने लगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म चुन सकता है। मतलब ये नहीं कि भाई आपने जन्म ले लिया है तो आप उसी धर्म को फॉलो करोगे, अपना धर्म चुन सकता है। लोग समझदार हो गए। अभी आप देखो, जहाँ पे थोड़ी सी लिटरेसी होती है, आर्ग्यूमेंट करते हैं टीवी चैनल वाले, है ना, अरे भाई तुमने क्या डेवलपमेंट कर दिया, क्या विकास कर दिया, पब्लिक का पैसा पब्लिक को दे के बेवकूफ क्यों बना रहे हो, क्या तुमने अपना प्लॉट बेच के पैसा दिया है ना। अब जब मान लो आप सेवक हो, तो अब क्या करें, अब प्राइम मिनिस्टर को भी क्या करना पड़ रहा है, मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ भाई, मैं तो आपका सेवक हूँ, क्योंकि पब्लिक क्या हो गई, अवेयर हो गई है। अब वो नहीं चलेगा, राजा जी का आदेश है। ठीक है। तो अगर लोगों को पता लग गया डेमोक्रेसी इंडिया में गिरा देंगे अगले 5 साल में, तो उसी तरीके से मोल्ड होना पड़ता है। अब भाई धर्म चुन सकता है, लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई। नवीन भौगोलिक ज्ञान ने इस विचार को उलट दिया और भूमध्य सागर विश्व का केंद्र बन गया। अब भाई जो भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, मतलब जो इटली है, इटली वाला एरिया है अफ्रीका से ऊपर, यहाँ पर सिटी फ्लोरेंस, जो रोम बड़े डेवलप्ड हुए, तो ये पूरा केंद्र बन गया, विश्व का केंद्र बन गया भाई वो भूमध्य रेखा वाला जो एरिया है। ठीक है। इस विचार के पीछे यह मान्यता रही थी कि यूरोप में विश्व का केंद्र है। ठीक है। अब भाई पुनर्जागरण क्या था, एक फ्रांसीसी शब्द जिसका अर्थ था पुनर्जन्म। जो पुनर्जागरण था वो एक फ्रांसीसी शब्द था, पुनर्जन्म। कि कौन सा, ये भी याद रख लो, फ्रांसीसी शब्द। तो फ्रांसीसी शब्द पुनर्जन्म से बना है, जिसका नाम है पुनर्जागरण, मतलब पुनर्जन्म, दोबारा जन्म लिया है। वो कई बार कहते हैं ना, कोई डिफिकल्ट काम होता है, भाई ये तेरे बस का नहीं है, इसके लिए तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। मतलब इतना ज्ञान अभी नहीं है, इतना ज्ञान ये, और दोबारा जन्म लोगे, फिर कुछ और ज्ञान इकट्ठा करोगे तो तुम पावरफुल हो जाओगे, तो वो काम कर सकते हो। तो रे पुनर्जागरण का मतलब ये पुनर्जन्म हुआ है, तब जाके लोगों की इतनी ज्यादा जानकारी हुई है कि जो सत्य है उसके बारे में आप जान पाए हैं कि पहले क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है और आगे जाके क्या होगा। पुनर्जागरण की शुरुआत सबसे पहले इटली में हुई। कहां पर हुई, कौन सा कंट्री भाई, इटली में हुई। एक नंबर क्वेश्चन बन गया आपका। फिर यह रोम, वेनिस, फ्लोरेंस में शुरू हुआ। पुनर्जागरण ने लोगों को सामान्य समानता की भावना पैदा की और समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और रिवाजों पर हमला किया। पुनर्जागरण काल के साहित्य ने लोगों की राजनीतिक सोच में एक महान परिवर्तन लाया। पुनर्जागरण पुरुष, कई हितों और कौशल वाला व्यक्ति। पुनर्जागरण पुरुष किसे कहा गया, वो पुरुष कौन सा भाई जो पुनर्जागरण की बात करता है, कई हितों और कौशल वाला व्यक्ति। एक व्यक्ति को जब हर तरह का नॉलेज प्राप्त होता है, सामाजिक ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान, है ना, और सोसाइटी के बारे में पूरा ज्ञान, तो धर्म के बारे में ज्ञान, तो उसको कह सकते हैं भाई पुनर्जागरण पुरुष है ये। उसको तो भाई कहते हैं ना, कभी आप पुरुष ही नहीं महापुरुष है। तो पुनर्जागरण पुरुष उसे कहा गया। ठीक है। अब भाई प्रिंटिंग प्रेस आई यूरोप के अंदर, उससे क्या हुआ, ये सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके। 1455 में गुटनबर्ग द्वारा, है ना, ये एक, इससे पहले चैप्टर पढ़ चुके थे हम, प्रिंट प्रिंट एंड कल्चर वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं। उसमें गुटनबर्ग को खूब याद किया था। सबसे पहले मशीन निकाली थी इसने, प्रिंटिंग प्रेस निकाली थी, तो इसने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। यूरोप में 1477 में कैक्सटन द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित कर दिया गया था। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार में पुस्तकालयों की मात्रा बढ़ गई, इसने शिक्षा के प्रसार में मदद की। और लियोनार्डो, हाँ जी, तो भाई प्रिंटिंग प्रेस आई तो शिक्षा का भी स्तर क्या है, बढ़ेगा, लोगों को बुकें छाप के दी जाएंगी, पढ़ेंगे। प्रिंटिंग के आने से अवेयरनेस फैल गया, न्यूज़पेपर आने लग गया, एक न्यूज को बहुत सारे लोगों तक फैलाया जाने लगा। फिर है भाई लियोनार्डो जो विंसी है, इसको भी याद रखेंगे, एक नंबर क्वेश्चन बनता है आपका। लियोनार्डो विंसी सबसे महान चित्रकारों में से एक थे, जिनका जन्म 1452 ईस्वी में फ्लोरेंस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, फ्लोरेंस में हुआ था। लियोनार्डो विंसी, लियोनार्डो विंसी एक चर्चित कलाकार था। इसकी अभिरुचि वनस्पति, एक जो है विज्ञान, शरीर की रचना विज्ञान से लेकर गणित की, शास्त्र और कला की विस्तृत थी। इन्होंने ही मोनालिसा और दी लास्ट सुपर, कौन सी, ये क्वेश्चन आते हैं भाई, मोनालिसा, मोना डार्लिंग, है ना, लियोनार्डो विंसी द्वारा मोनालिसा और दी लास्ट सपर, कौन सा,
द लास्ट सफर बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मोनालिसा, द लास्ट सफर जैसे चित्रों की रचना की थी। मोनालिसा और द लास्ट सफर लियोनार्डो विंसी की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग थी। ठीक है, हो जाएगा याद। ओके। हाँ जी मोनिका, गुड इवनिंग। गैलीलियो इटली का एक महान वैज्ञानिक था और उसने दूरबीन यंत्र का आविष्कार किया और खगोल शास्त्रों के अनेक तथ्यों और रहस्यों का पता लगाया। भाई गैलीलियो जैसे महापुरुष आए, लोगों ने सत्य की खोज करना शुरू किया, सही क्या है उसके बारे में। यीशु की सोसाइटी, अब 1540 ईस्वी में इग्नेशियस लोयाला द्वारा यीशु की सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इसने प्रोटेस्टेंटिज्म का मुकाबला करने का प्रयास किया था। किसने? इग्नेशियस लोयाला द्वारा। एंड्रयूज वेसेलियस, एंड्रयूज वेलिसियस वो व्यक्ति थे जो बेल्जियम मूल के थे। कहाँ के थे? बेल्जियम मूल के। एंड्रयूज वेलिसियस ने पादुआ विश्वविद्यालय, कौन सा? पादुआ, पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्रोफेसर थे और वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षणों के लिए मानव शरीर की चीरफाड़ प्रारंभ कर दी थी। तो मानव शरीर की चीरफाड़ शुरू कर दी थी पादुआ, पादुआ विश्वविद्यालय, पादुआ विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे, कौन से? एंड्रूज विल्सियस, एंड्रूज विल्सियस। ठीक है। हाँ जी, मानवतावाद क्या होता है भाई? यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली में बना भाई। ठीक है। 11वीं शताब्दी में पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय विश्व शास्त्र के विधि शास्त्र के अध्ययन केंद्र रहे। 14वीं शताब्दी में इटली में शुरू किए गए आंदोलन में से एक था पेट्रो, किसी व्यक्ति तो याद रखेंगे, पेट्रोक को, पेट्रोक को मानवतावाद के पिता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने पादरी के अंधविश्वासों और जीवन शैली की आलोचना की। वे पेट्रो पेट्रोर्क जो व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया? मानवतावाद को बढ़ावा दिया और सत्य की खोज के लिए इन्होंने क्या कहा? जो पादरियों द्वारा अंधविश्वास थे उनको पर्दाफाश किया। इसलिए इसको प्रोक को क्या है? मानवतावाद का पिता कहा जाता है। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन तैयार हो गया आपका। नेक्स्ट है फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में दो लोगों का बढ़ा। अब जो फ्लोरेंस शहर था, और फ्लोरेंस शहर इतना बढ़ चढ़ के सामने क्यों आया, क्यों याद रखा गया, इसके पीछे दो लोगों का कारण है, उन दो लोगों का योगदान क्या रहा है। अब भाई इसमें से एक व्यक्ति थे दांते अलिगहिरी। दांते, दंत मंजन करते हैं तो उससे याद रख लेना। ठीक है, ठीक है, दांते। अब दांते ने क्या किया? जो किसी धार्मिक संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन धार्मिक विषयों पर चलाई, इसने कलम चलाई भाई, खूब सारा लिखा धार्मिक विषयों के बारे में। और दूसरे व्यक्ति थे जोटो, जिन्होंने जीते जागते रूप चित्र पोर्ट्रेट बनाए। भाई उनके बनाए रूप चित्र पहले कलाओं की तरह बेजबान नहीं थे। इसके बाद धीरे धीरे फ्लोरेंस इटली में सबसे जीवंत बौद्धिक नगर के रूप में जाना जाने लगा और कलात्मक कृतियों के सृजन का केंद्र बना। जोटो द्वारा रचित चित्र असिसी इटली। अब ये जो चित्र बनाया गया है असिसी का जो चित्र है इटली में जो बनाया गया, किसके द्वारा? जोटो द्वारा बनाया गया। तो जोटो के बाद जो पिक्चर्स बनाई जाती थी, जिस तरीके का जो मटेरियल यूज किया जाता था, तो वो एक जीवंत पिक्चर लगती थी भाई। जैसे जो आजकल हम क्या कर रहे हैं, 3D पिक्चर आ रही है ना, 3D एकदम से चलती हुई नजर आ रही है, तो ये समझ लो उस टाइम की 3D थी। तो एक इल्लो जो है ना, इन जो क्या कह सकते हैं, इवोल्यूशन आया, न्यू सर्च आई निकल कर। तो इसके बाद ये जो बदलाव आया, तो जोटो को और दांते को, दांते जोटो दोनों को याद कर लोगे। ठीक है। दांते, दांत नीचे, उंगली चबाना, दांते चैंटिंग करना है ना भाई, धार्मिक गीत गाना। तो इस तरीके से धर्म से जुड़े ये जो बदलाव किया, कलम चलाई, किसने? दांते ने चलाई। ठीक है। और जोटो ने पिक्चर चलाई। हाँ जी। यस। हाँ जी प्रदीप, गुड इवनिंग। ओके ठीक है। नेक्स्ट है रेनेसा। रेनेसा व्यक्ति शब्द का प्रयोग प्राय उस मनुष्य के लिए किया जाता है जिसकी अनेक रुचियां हो और अनेक हुनर में उसे महारत प्राप्त हो। पुनर्जागरण काल में अनेक महान लोग हुए जो अनेक रुचियां रखते थे और कई कलाओं में कुशल थे। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति विद्वान, कूटनीतिक, धर्मशास्त्र और कलाकार हो सकता था। अब भाई रेनेसा व्यक्ति क्या कहा गया? रेनेसा व्यक्ति वो व्यक्ति था जिसके अंदर बहुत सारे तरह का जो क्या है, ज्ञान छुपा हुआ था, है ना, महारत प्राप्त थी उसे, कहते हैं ना, अब पुरुष ही नहीं महापुरुष है। तो इस तरीके से वो व्यक्ति को क्या कहा गया?
रेनेसा व्यक्ति कहा गया जिसको बहुत सारी तरह का जो ज्ञान प्राप्त था। कलाकार और यथार्थवाद की अगर हम बात करें भाई, ऑन्ड्रियस वेलिसियस एक व्यक्ति आया जो पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्वेदिक विज्ञान का दाता था, और जिन्होंने मनुष्य की चीरफाड़ सबसे पहले शुरू करी थी। कौन सा व्यक्ति था वो? आंड्रियस वेसियलस, ठीक है। ओके, इसी तरह जो विज्ञान, खगोल, भौतिक और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना के इतालवी कला का नया रूप दिया, जिसे बाद में यथार्थवाद कहा गया। यथार्थवाद की यह परंपरा 19वीं शताब्दी तक चली। अब भाई 14वीं से 17वीं तक शहर बने, 19वीं शताब्दी तक बाद में चली क्या चली? यथार्थवाद, रियलिज्म, मतलब सत्य क्या है, सही क्या है, यथार्थवाद। इसके बाद भाई सही तरीके से जो सत्य की खोज होके पता चला कि सही तरीके से जो चीजें हैं सामने आई निकलकर, जो प्रोपेगेंडा थे, पुरानी चीजें थी, है ना, उन सबको, उनसे पर्दा उठ गया कि भाई किस तरीके से, जैसे आप कई बार कहते हैं ना, कई बार वैसे पानी में कुछ केमिकल्स होते हैं, बाद में साइंस में पता चला कि मान लो बाबा लोग के पास कुछ ऐसे पानी का केमिकल था, वो पानी में फेंक के मारा, पानी में आग लग गई। हे प्रभु मानने लगे, अरे यार पानी में आग लगा दी यार, बहुत बड़े प्रभु हैं। अब वो केमिकल की जब हमने साइंस में सर्च हुई, पता चला पानी में फेंकने से आग लग जाती है, तो पता चल गया ये कुछ भगवान का कुछ वो नहीं था, ये तो सिर्फ एक साइंस के हिसाब से इस तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीजों को पर्दाफाश हुआ। यह स्वनिर्मित रूप चित्र जो लियोनार्डो दा विंची का जो है, लियोनार्डो दा विंची का जो 1452 से 1519 का जो, जिनकी आश्चर्यजनक अभिरुचि वनस्पति विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान से लेकर गणित शास्त्र और कला तक विस्तृत थी, उन्होंने मोनालिसा और द लास्ट पर, मोनालिसा और द लास्ट पर, मोनालिसा और द लास्ट पर जो है चित्रों की रचना की। और उनका यह सपन था कि वे आकाश में उड़ सके। क्या सपना था उनका? वो आकाश में उड़ सके, ऐसा भी वो सोच रहे थे कि मेरे पास ऐसा कुछ पावर आ जाए कि मैं आकाश में उड़ सकूं। वे वर्षों तक आकाश में पक्षियों के उड़ने की परीक्षण करते रहे, और उन्होंने एक उड़न मशीन का प्रतिरूप भी बनाया, और उन्होंने अपना नाम लियोनार्डो विंची परीक्षण का अनुयायी रखा। लियोनार्डो विंची परीक्षण का अनुयायी अपना नाम रखा। तो ये था भाई आपका लियोनार्डो विंची द्वारा जो एक बड़े लेवल पर रिवॉल्यूशन निकल कर आया उस टाइम के हिसाब से। और इसी में जो इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण अगर हम बात करें, माइकल एंजेलो बुआनारोती, बुआनारोती, बुआनारोती भाई, है ना। क्यों नहीं रोती बुआ ना? बुआ को घर पे बुला लोगे तो क्यों रोएगी भाई? बुआ ना रोती? बुआ को साल में हर साल 2 बार 3 बार बुलाओ, क्यों रोएगी वो? तो घर पे आएगी, बुआ ना रोती, हो जाएगा मकान साजो सामान, है ना। और बुआ आके मकान को संभालती भी है, बिखरा बिखरा पड़ा होता है, साफ सफाई का भी ध्यान देती है ना। तो उसी के हिसाब से आप याद रख लेना, माइकल एंजेलो बुआ ना रोती। पोप के सिस्टीन चैपल की भीतरी छत में लेप चित्र जो है, दी पाइटा नामक प्रतिमा और सेंट पीटर गिरजे के गुम्बद का डिजाइन बनाया, और इनकी वजह से माइकल एंजेला अमर हो गए। तो माइकल एंजेला बुआनारोती, ठीक है, हो जाएगा वास्तुकला याद। ओके, फिर कुछ मुद्रित पुस्तकें निकल कर आई। फिर उसके बाद वही 1455 में जर्मन के जो जोहन्स गुटनबर्ग ने जो प्रिंटिंग प्रेस कर दी थी, ठीक है, और प्रिंटिंग प्रेस के आने से बहुत सारी पिक्चर्स प्रिंट होने लग गई थी। ये न्यू कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग आ गया, मनुष्य की एक नई संकल्पना क्या निकल कर आई। वेनिस के मानवतावादी फ्रेंचेस्को बर्बारो ने अपनी एक पुस्तिका में संपत्ति अधिग्रहण करने का एक विशेष गुण कहकर उसकी तरफदारी की। लोरेंजो वल्ला विश्वास करते थे कि इतिहास का अध्ययन मनुष्य को पूर्णतः जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन प्लेजर में भोग विलास पर लगाई गई ईसाई धर्म की निषेधाज्ञा की आलोचना की। तो ये थी भाई वो मंटुआ की महिला, ठीक है। ओके, इसके बाद फिर भाई आपका कोपरनिक्सीय क्रांति आई। क्या थी भाई कोपरनिक्स की क्रांति? क्या बदलाव आया? बदलाव सबसे बड़ा आया कि भाई एक तो 1517 में जर्मन जो है ना भिक्षु था, मार्टिन लूथर था, जिन्होंने थीसिस निकाली 95 थीसिस में। क्या कैथोलिक चर्च के गेट पे वो थीसिस गाड़ दी और जवाब मांगा चर्च वालों से, मनुष्य को ईश्वर से संपर्क साधने के लिए पादरी की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि वे ईश्वर से पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि केवल उनका विश्वास उन्हें एक सम्यक जीवन की ओर ले जा सकता है। अब इसी में इस आंदोलन में प्रोटेस्ट सुधारक नाम दिया गया। अब जो ये मार्टिन लूथर द्वारा 95 थीसिस जो गेट पे गाड़ी गई थी, नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर में हमने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा, प्रिंट एंड कल्चर में पढ़ा है आपने। तो मार्टिन लूथर ने जो चर्च के सामने गेट पे गाड़ दिया था, है ना, प्रिंटिंग आ गई थी प्रिंट करके कि भाई जवाब मांगा था, बताओ
ठीक है। अब प्रोटेस्ट सुधारवाद जो नाम दिया गया, जिसके कारण जर्मनी और स्विट्जरलैंड के चर्च ने पोप तथा कैथोलिक चर्च से संबंध समाप्त कर दिए थे। अब जो ये आंदोलन चला, इसको क्या कहा गया? प्रोटेस्ट सुधारवाद, प्रोटेस्टेंट सुधारवाद कहा गया, है ना? किसके खिलाफ? जो चर्च के खिलाफ, कैथोलिक चर्च के खिलाफ, जो लोगों द्वारा चलाया गया। ठीक है। और कारण जर्मनी और स्विट्जरलैंड ने के चर्च ने पोप तथा कैथोलिक चर्च से अपने संबंध समाप्त कर दिए थे। ठीक है। अब ये चलने से किसने? जर्मनी और स्विट्जरलैंड के चर्च ने पोप तथा कैथोलिक चर्च से अपने संबंध समाप्त कर दिए थे। फिर वे कोपरनिक्स निकल कर आए। अब कोपरनिक्स क्रांति की अगर हम बात करते हैं, यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह, पहले तो क्या था भाई? पहले ये माना जाता था कि पृथ्वी केंद्र में है। पहले क्या माना जाता था? पहले ये माना जाता था कि पृथ्वी केंद्र में है। क्योंकि भाई सीधा सा अंदाजा लगाया लोगों ने, मैं यहाँ खड़ा हूँ, सूरज सुबह वहां निकला, फिर सूरज जाते 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 ऐसे आ रहा है, तो हमें पता चला हम तो वहीं खड़े, हम घूमते थोड़ी ना दिखाई देते हैं। तो लॉजिक क्या लगाया? फिर चंद्रमा चांद मामा, जो एक मूवमेंट चलता है, उसका टाइम पीरियड चलता है 7 दिन उधर, फिर 7 दिन बाद उधर, फिर 7 दिन बाद उधर, 7 दिन बाद उधर, तो ऐसे पूरे चंद्रमा का 28 दिन का चक्कर चलता है। तो हमें पता चला भाई चंद्रमा भी घूम रहा है, सूरज भी घूम रहा है, तो पृथ्वी तो नहीं घूम रही है। तो पृथ्वी केंद्र में मानी गई थी, यह अवधारणा थी। उसी के तरीके से लोगों को बरगलाया हुआ था, समझाया गया था। अब जब पता चला नहीं, पृथ्वी नहीं घूमती, सेंटर में कौन है? सेंटर में सूर्य है। तो नया कंसेप्ट आ गया। अब पता चला बाबा जो ऐसे मुट्ठी रेत की उठा के पानी में फेंक के मारता, आग लगती है, वो रेत मिट्टी जो राख है, वो राख नहीं है, वो केमिकल है। तो क्या कहेंगे? ढोंगी बाबा है ना? तो ऐसे ही उस टाइम पे जो चर्च है, क्या है? ढोंगी है। अब सर्च चल रही है। ठीक है। यही कारण था कि वह अपनी पांडुलिपि दी। अब उसने देखा कि उस टाइम पे जो ये बताया ना कि ग्रह सूर्य के चारों, अब भाई जो सत्य है वो बता दे, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसे पता था, तो इसलिए उसने उन चीजों को प्रकाशित नहीं किया। और जब वो मरने वाले अंतिम चरण में थे, तब पांडुलिपि जो उनकी रिवोल्यूशनिज्म, रिवोल्यूशनीबस, क्या था? रिवोल्यूशनीबस, जो उनकी जो है पांडुलिपि को प्रकाशित नहीं कराना चाहते थे। और जब वह अपनी मृत्यु शैया पर पड़े थे, तब उन्होंने यह पांडुलिपि अपने अनुयायी जोसिम रिक्टस रिटिक्स जोसिम रिटिक्स को सौंप दी। होता है ना कई बार कुछ चीजें अभी भी हैं जो आप नहीं जानते। बहुत सारे लोग इनोवेशन लेके आ सकते हैं, पानी से चलने वाली गाड़ी लेके आ सकते हैं, और दूसरे इनोवेशन लेके आ सकते हैं, पॉलीथीन मुक्त इनोवेशन लेके आ सकते हैं। लेकिन वो जो दूसरी कंपनी, उनको पता है ये आ गया तो हमारा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। तो आज भी बहुत सारे रिवोल्यूशनरी कदम आ सकते हैं, लेकिन कई बार गवर्नमेंट भी मजबूर होती है उन चीजों को लेके आना नहीं चाहती। ठीक है। तो कोपरनिक्स द्वारा ये सब कुछ बताया गया, तो एकदम से उल्टा हो गया भाई सब कुछ। कहाँ पृथ्वी केंद्र में थी, अब सूर्य केंद्र में हो गया। फिर एक खगोल शास्त्री जोहन्नेस केपलर आए, उन्होंने भी योगदान दिया भाई। ठीक है, गैलीलियो ने भी। और फिर कोस्मोग्राफिक्स मैट्रिक्स जो केपलर ने आप ग्रंथ बनाया, उसमें भी। तो इस तरीके से पूरे के पूरे खगोल की ना जानकारी मिलने लग गई, लोगों को जानकारी पता चली। पृथ्वी के जो है सौरग और पृथ्वी के अंतर को समाप्त कर दिया गया। कहते हैं ना भाई, पृथ्वी से आप सौरग में जाओगे, क्या है सौरग, कहाँ है सौरग, ढूंढ के बताओ सौरग। तो इस तरीके की चीजें जब निकल कर आई, तो लोग जागे। अब जैसा कि क्वेश्चन लेके चलते हैं हम, न, नर जागरण, रिनेंसा, नर जागरण कह सकते हैं, पुनर्जन्म कह सकते हैं, का अर्थ होता है क्या है? सांस्कृतिक पुनर्जन्म, राजनीतिक क्रांति, औद्योगिक विकास, आध्यात्मिक आंदोलन। जल्दी से बताओ। हाँ जी, नेट की प्रॉब्लम तो नहीं है कोई? ओके। हाँ जी। यस। रेनेसां का अर्थ क्या है भाई? कल्चरल रिबर्थ था, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट था। क्या था? कल्चरल रिबर्थ था। ओके। यस। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुनर्जागरण सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ? इंग्लैंड में, फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में? अब ये भी आपने पढ़ा भाई, फ्लोरेंस, है ना, रोम शहर में, और पुनः भूमध्य सागर पूरा एरिया हो गया था जहां पर एक केंद्र माना गया था। तो कौन आएगा इसमें? आपका इटली आएगा। वो तो पुनर्जागरण इटली में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सा पुनर्जागरण काल का प्रसिद्ध कलाकार था? लियोनार्डो विंची था, सुकरात था, आइजैक न्यूटन था, चार्ल्स डार्विन था, कौन था पुनर्जागरण काल में प्रसिद्ध कलाकार इनमें से? वही लियोनार्डो विंची की दो पिक्चर याद है आपको, है ना? तो कौन आएगा?
थर्ड का ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मार्टिन लूथर के विचारों ने किस युद्ध को प्रेरित किया? वही जो मार्टिन लूथर के विचार थे, 95 थीसिस चर्च के गेट पे लगाई गई, लोगों को बताया गया कि चर्च वर्च कुछ नहीं है, भारत से भगवान से मिलने का रास्ता ये जरूरी नहीं है, मिडिल पर्सन ही दिखाएंगे आपको रास्ता, भारत भगवान का और आदमी का सीधा संबंध है, कोई थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। तो ऐसे विचार, एक बहुत सारा एक क्रांतिकारी रिवॉल्यूशन किसके खिलाफ था? चर्च सिस्टम के खिलाफ था। तो वो जो टाइम चला, उस टाइम डोनार के दौरान काफी वर्षों तक जो एक प्रकार से लोग प्रोटेस्ट करते रहे उन चीजों के खिलाफ, तो वो था 30 वर्षीय युद्ध। क्या था? 30 वर्षीय युद्ध, 30 ईयर्स वॉर। ठीक है। नेक्स्ट है मोनालिसा किसने बनाई भाई? सीधा पता यार, आसान है ये तो, लियोनार्डो विंची द्वारा लास्ट सफर, और ये बुक थी इनकी। राइट आंसर है ऑप्शन सी है जी। मुद्रण प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? बड़ा आसान क्वेश्चन है ना? जोहान्स गुटनबर्ग ने, है ना? लो जी। पुनर्जागरण के दौरान कौन सा नया बौद्धिक आंदोलन उभरा? सामंतवाद, धर्म सुधार, मानवतावाद, उपनिवेशवाद। तो भाई पुनर्जागरण के दौरान जो है क्या आया? फेडरलिज्म आया, फ्यूडलिज्म, रिलीजन रिफॉर्म, ह्यूमैनिज्म, कॉलोनियलिज्म, नहीं, मानवतावाद, सी, आठवें का सी। यस। पुनर्जागरण काल में वैज्ञानिक क्रांति को बढ़ावा देने वाले प्रमुख वैज्ञानिक कौन थे भाई? पुनर्जागरण के टाइम पे जो वैज्ञानिक क्रांति आई, हाँ जी जल्दी से बताइएगा। कोपरनिक्स और गैलीलियो, सुकरात, प्लेटो, न्यूटन और डार्विन, मार्क्स और एंगलिस। कौन आएगा? फर्स्ट ही आएगा, कोपरनिक्स और गैलीलियो। इन्होंने ही योगदान दिया, पृथ्वी को केंद्र में ना बता के सूर्य को केंद्र में बताया, है ना? फिर एक पुनर्जागरण युग में शोध और खोज के कारण कौन सा नया काल शुरू हुआ? अब जब पुनर्जागरण के काल, साइंटिस्ट आए, है ना, ज्योग्राफर आए, बहुत सारा नॉलेज दिया उन्होंने, तो उसके बाद फिर कौन सा युग शुरू हुआ? औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, भौगोलिक खोजों का युग हुआ, रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ, या आधुनिक युग प्रणाली का विकास हुआ, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न वेरफेयर, एक्सपेंशन ऑफ जो है रोम एम्पायर, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। भाई इसके बाद लोगों के अंदर जिज्ञासा हुई, चंदा मामा गोल है, पृथ्वी भी गोल है ना? तो पता चला पृथ्वी कैसी है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, सूरज पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो लोगों के अंदर एक जिज्ञासा बढ़ी, एक्सप्लोरेशन की जिज्ञासा बढ़ी। तो राइट आंसर बनेगा आपका एज ऑफ एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो गया फिर। ठीक है। इससे पहले डार्क एज था, फिर पुनर्जागरण आया, फिर एज ऑफ एक्सप्लोरेशन आया। समझ गए? ओके। तो ये कहानी थी आज के चैप्टर में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, है ना? अभी क्लासेस के लिए एक्टिव हो जाइएगा।